एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और हम लाए आपके लिए चुनावी चर्चा में आज सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की एक चुनावी सभा में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी पर विवादास्पद बयान दिया, जिसपे सार्वजनिक चुनावी सभा में लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। इस बयान के बाद से कांग्रेस ने बीजेपी पे हमले तेज कर दिए हैं, जबकि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के बयान से पल्ला झाड़ रही है। सबसे पहले सुनाते हैं क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने। उड़ान भरी तो कलश यात्रा आई मेरे दतिया के अंदर, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। तो आपने देखा कि हेमा मालिनी जो कि बीजेपी की ही सांसद हैं और कई बार से सांसद रह चुकी हैं, बहुत ही सम्मानित अभिनेत्री हैं, नृत्यांगना भी हैं, उनके बारे में जो है नरोत्तम मिश्रा जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया। वहीं इस मामले पर बीजेपी के तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, मैं उनके कहने के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखती हूं, यानी बीजेपी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। देखिए, जहां तक उनकी कहने का तरीका है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन दूंगी उसको गलत नजरिए से ही देखा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने यह साबित किया कि भाजपाइयों के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। जब महिलाओं से वोट मांगना होता है तो महिलाओं से सहानुभूति बटोरनी होती है, और जब महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा करना होता है तो लाडली बहना कहते हैं, लेकिन उनका असली चरित्र सामने आता है तो ये पता चलता है किस तरह से भाजपा जो है घोर महिला विरोधी है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी ने असल में ये साबित किया है कि भाजपाइयों के दांत खाने की और दिखाने की और। जब महिलाओं से वोट मांगना होता है, जब महिलाओं से सहानुभूति बटोरनी होती है, जब महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा करना होता है तो लाडली बहना कहते हैं, और जब उनका असली चरित्र सामने आता है तो ये पता चलता है कि किस तरह से भाजपा और संघ घोर महिला विरोधी है। और इसीलिए वो अपनी ही पार्टी की सदस्य, अपनी ही पार्टी की नेता हेमा मालिनी को नचाने और नचार दिया और नचनिया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि न सिर्फ नरोत्तम मिश्रा को बल्कि शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी चाहिए और हेमा मालिनी जी को भी एक बयान जारी करके ये कहना चाहिए कि इस तरह की जो टिप्पणी है वो महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीधे अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जिस तरह से ये बातें कही गई है अजीब है, इतने सीनियर मिनिस्टर को इस ढंग के तरह से बयानबाजी करना मुझे पूछने में भी शर्म आ रही है, मतलब शोभा नहीं देता, उनको बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। बाबा, मैं इस वक्त ठीक मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर खड़ा हूँ। ये वही विधानसभा है जहाँ नरोत्तम मिश्रा बतौर संसदीय कानून मंत्री, बतौर गृह मंत्री बैठते हैं, और यहाँ पर ये वही विधानसभा है जो कानून बनाती है। आप समझिए कि जैसा आपने खुद कहा कि इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और ख़ुद की एक सांसद के बारे में उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है उसको अभद्र ही कहेंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कोई कथित तौर पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है। और जिस लहजे में कहा है, हमने अपने दर्शकों को सुनाया, वो अपने दतिया के विकास की बात कर रहे थे, और उसी क्रम में वो कहते हुए सुने गए कि यहाँ पर हमने हेमा मालिनी को नचवा दिया है। और विडंबना देखिए, जो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं, कल जब भोपाल आई थी तो वो कांग्रेस के लोगों पर हमले कर रही थी कि कांग्रेस अपने गिरबान में झांके, उसके नेता टंचमाल कहते हैं, उसको नेता महिलाओं को आइटम कहते हैं। लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा कि इस तरह का बयान तो अभी यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि इससे फिर कई सारी बातें निकाली जाएंगी। एक महिला सांसद, एक महिला मंत्री, उनकी खुद की पार्टी की महिला सांसद के बारे में एक टिप्पणी की गई और उस पर भी वो मुखर तरीके से नहीं बोल पाई, और वो दूसरे दल के बारे में बोल रही थी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही, बाबा आप भी संसद में होंगे, जब महिला आरक्षण के मुद्दे पर दोनों दल कैसे गलबहियां कर रहे थे कि आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। एक दल कह रहा था कि बाद में क्यों, अभी आरक्षण मिले, हम समर्थन करते हैं, लेकिन आप कल से दे दीजिए। तो उसके बाद ऐसा लगा कि दोनों दल नुमाइंदगी भी देंगे। अब अगर महिला आरक्षण लागू हो जाता तो इस विधानसभा में जहाँ अभी 22 विधायक महिला हैं, यहाँ 76 महिला विधायक बैठ सकती थी।
लेकिन अभी क्या हुआ है, दोनों दलों की लिस्ट को अगर आप खंगालेंगे, जिन्होंने थोड़े दिनों पहले ही मातृवंदन जो अधिनियम है उसको बड़े ज़ोर शोर से समर्थन दिया था, तो बीजेपी ने मात्र 12% और कांग्रेस ने मात्र 13% महिलाओं को उम्मीदवारी दी है। बीजेपी के अभी 2 टिकट बाकी हैं। तो जहां पर बात हो रही है 33% उनको नुमाइंदगी देने की, जब आप टिकट ही 10-12% देंगे तो क्या उम्मीद करेंगे। और फिर इस तरह के बयान जो नेताओं के आते हैं और वहां पर खड़ी भीड़ हंसी ठहाके लगाती है और फिर कोई केंद्रीय मंत्री खुलकर इसका विरोध नहीं कर पाता। इससे ज़्यादा विरोधाभास और इससे ज़्यादा विडंबना क्या होगी उस राज्य में जो महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 माना जाता है, जहाँ महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा महिलाएँ गुम हुई हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद NCRB के आंकड़े कह रहे हैं। चलिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, नेताओं को इससे बचना चाहिए। एक और आपकी खबर है, उस पर भी चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में विधायकों के प्रदर्शन पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जो बताती है कि पिछले 5 साल में सिर्फ 79 बैठकें हुई हैं। इसमें भी घंटों जो है हंगामे में बर्बाद हुए। बीजेपी से जो 2 विधायक सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले थे, उन्हें इस बार टिकट नहीं मिली है। और अनुराग द्वारी ने इस सरकारी रिपोर्ट के जरिए बताया कि कैसे कुपोषण आहार को स्कूटर ऑटो में ढोकर घोटाला हुआ। बस उसी वक्त सदन में हमारी रिपोर्ट पे हंगामा हुआ, नहीं तो कुपोषण के मामले में जो राज्य देश के अगली पांत में रहता है उससे संबंधित सवालों पर कांग्रेस या बीजेपी किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अनुराग, अब बताइए ये आंकड़े क्या कहते हैं, इसका क्या अर्थ निकाला जाए। बाबा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हर बार विधायकों के या फिर उनके एफिडेविट का विश्लेषण करता है। तो उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें यह बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछले 5 सालों में लगभग 29,000 सवाल पूछे गए। इसमें सबसे ज़्यादा सवाल शहरी विकास या राजस्व जैसे मलाईदार महकमों से पूछे गए और सबसे कम सवाल, लगभग 700 सवाल, महिला बाल विकास विभाग से पूछे गए। इस विभाग को जब से शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा गद्दी संभाली है वही इसके मुखिया हैं। इस विभाग का और कोई मंत्री नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि विडंबना है, पिछले साल जब हमने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई थी उसके बाद इसी सदन में खूब हंगामा मचा। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कैसे बच्चों का पोषण आहार के नंबर, जो स्कूटर के नंबर हैं या जो ऑटो के नंबर है, उसमें ढोए गए टनों टन आहार, जो संभव नहीं था। उसके बाद सरकार ने फौरी तौर पर एक कार्रवाई की, एक कारखाने से संबंधित कुछ आंकड़े हमको दे दिए। जब हमने सवाल पूछा तो कहा ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है। हमने कहा वो ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं है, उसमें साफ लिखा हुआ था कि फलां तारीख तक अगर आप कोई जवाब दाखिल नहीं करेंगे तो इसको फाइनल रिपोर्ट मान लिया जाएगा और वो रिपोर्ट CAG को भेज दी जाएगी। बहरहाल उस रिपोर्ट के बाद इस सदन में हंगामा होता है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां इसी साल मुख्यमंत्री ने कहा था शुरुआत के 3 महीनों में ही कि 78,000 बच्चे कुपोषित हैं। अभी 1 महीने पहले ही शिवपुरी ज़िले में संजना नाम की बिटिया है 3 साल की, उसके माता पिता मजदूरी करते हैं, वो 3 महीने से NRC में भर्ती थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसको 1 साल की बहन है, वो भी कुपोषित है, वो भी उसी NRC में भर्ती है। श्योपुर जिला जहाँ पर चीते आने की और कुनों में बहुत ज़्यादा उस पर खुशियाँ मनाई गई कि वहाँ चीते आए हैं, उसको भारत का इथियोपिया कहा जाता है। वहाँ पर इतने कुपोषित बच्चे हैं। वहाँ जब हम गए तो लोग बाहर बैठे थे क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी गाड़ियों का रेला नहीं देखा था। और ऐसे प्रदेश में जब आप सवाल ही नहीं पूछेंगे, पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में 1300 से ज़्यादा बच्चों की कुपोषण से मौत हुई है। खुद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि सरकार और पोषण आहार बनाने वाली कंपनियों के बीच साठ गांठ है 2018 के अपने एक अंतरिम आदेश में। उसके बावजूद मात्र 700 सवाल पूछे गए हैं पूरे के पूरे महिला बाल विकास विभाग से। कांग्रेस ने भी चुप्पी साध ली, बीजेपी ने भी चुप्पी साध ली, क्योंकि बच्चे तो वोट बैंक है नहीं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है बाबा कि बच्चों से संबंधित सवाल तक नहीं पूछे जाते। मध्य प्रदेश में 33% बच्चे कुपोषित हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं, और ऐसा खुद NHFS के सर्वे में आया है। और अनुराग, सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी विडंबना है कि चुनाव में ये मुद्दा नहीं है। चुनाव में मुद्दा किसी हीरोइन के बारे में टिप्पणी है या फिर जो है आपका सनातन धर्म है, ये मुद्दा नहीं है। बच्चों के बारे में, महिलाएं, बच्चियां गायब हो रही हैं, वो मुद्दा नहीं है।
यही तो सबसे ज़्यादा दुखद है बाबा कि बहस भी मीडिया में सबसे ज़्यादा यही होती है कि किसी ने क्या टिप्पणी कर दी, कहाँ धर्म की क्या बात हो रही है, कितनी जातियों के लोगों को टिकट मिली है। क्या हम बता सकते हैं कि 78,000 बच्चे जो 3 महीने में कुपोषित थे उसमें कौन अगड़ा था, कौन पिछड़ा था, कौन किस धर्म से था, कौन किस जाति से था? इसमें सारे धर्मों के बच्चे थे, इसमें सारे गरीबों के बच्चे थे, इसमें हर जाति के बच्चे थे। लेकिन दुखद यह है कि कोई इनके बारे में खुलकर बात नहीं करता। जब इस विधानसभा में इससे जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते तो बाहर हम और क्या उम्मीद करेंगे? हम चुनकर इसीलिए भेजते हैं कि यहाँ पर ये सवाल पूछे जाएं। लेकिन अगर 16 दिन औसत हो साल का इस विधानसभा में, उसमें भी मैंने वो दिन देखे हैं, अगर उसको हाजिरी में आप मार्क भी करते हैं तो पूरा का पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, कोई बहस नहीं हो पाई है। तो लोकतंत्र में तो संवाद, विमर्श, बहस, इसी से तो लोकतंत्र बनता है, सवाल। लेकिन जब वही नहीं पूछे जाएंगे तो हम और आप किस लोकतंत्र की उम्मीद करेंगे? सही कहते हैं। जब नेता अपनी ड्यूटी निभाने में जो है लगातार विफल रहते हैं, हम अपना जो है काम करने में लगे। एक और खबर है, टीकमगढ़ दौरे पे आई बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव न लड़ करके दूसरे राज्य से लड़ेंगी। साथ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज की जमकर तारीफ की और कहा कि इनके प्रभुत्व को कोई कम नहीं कर सकता। उमा भारती ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका पर कहा कि सारे पावर शिवराज को दे दिए हैं, वो जो कहेंगे वही करूंगी। अनुराग, आप बताइए, इस चुनाव से उमा भारती गायब है एक तरह से, और उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव भी दूसरे प्रदेश से लड़ेंगे। ये मुझे समझाइए जरा, ये क्या हो रहा है? देखिए, बीजेपी अक्सर दूसरे दलों के भाई भतीजावाद के बारे में बात करती है। उमा भारती शायद खुश हैं क्योंकि उनके भतीजे को खरगापुर से टिकट मिल गया है। ये सही बात है कि उनको जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि आज भी एक बड़ी ओबीसी नेता हैं। और बड़ी ओबीसी नेता है क्यों? वो एक ऐसी नेता हैं जिनका एक जनाधार है और एक बड़ा जनाधार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कभी शराब की दुकान पर वो पत्थर फेंक देती हैं, कभी अपनी सरकार के खिलाफ बयान देती हैं, और फिर ये कहने लगती हैं कि नहीं, शिवराज सिंह उनके भाई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी बहुत आस्था है, और फिर कभी कुछ और अचानक से कुछ और बयान दे देती हैं कि वो नाराज़ हैं। तो ये कुछ बहुत ऐसे विरोधाभास हैं जिसमें वो दिखती हैं कि वो हाशिए पर हैं और लगभग चुनावी परिदृश्य से गायब हैं। ऐसे में कहीं कहीं उनके बयान या कुछ ट्वीट चर्चा में ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन लगता है कि यहाँ पर जो जितने बड़े नेता हैं, जिसमें उमा भारती शरीक होती थी किसी वक्त में, आज उनका उस तरह से वैसा वजूद नहीं है, या उनको लेकर के उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है पार्टी में भी। और शायद कई बार पार्टी के लोगों से आप बात करें तो कई बार जो उनका स्वभाव है, कभी नरम कभी गरम, ये भी शायद उनके आड़े आता है। तो पहले आप सुनाते हैं उमा भारती ने क्या कहा है, उसके बाद एक और खबर है, उस पर अनुराग से बातचीत करेंगे। पहले सुनाते हैं उमा भारती ने क्या कहा है। दीदी, अब की बार तो मध्य प्रदेश से लड़ी है, तो मैंने कहा था नहीं, अब की बार पार्टी से मैं निवेदन करने वाली हूँ कि किसी तीसरे राज्य से लड़ाएं। मैंने इसके अलावा फिर तय किया है संपादकों के, आपके सबको सूचना दे दी कि भैया अब अच्छा नहीं लगता मेरे द्वारा अपने बारे में बोलना, अब पार्टी से पूछिए, मेरे से मत पूछिए, जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछिए अब आप सवाल। मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर विंध्य जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में विंध्य जनता पार्टी ने 25 नामों का ऐलान किया है और मैहर से पार्टी के संस्थापक नारायण त्रिपाठी लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि विंध्य जनता पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इनकी पहले बाइट सुनाते हैं आपको भोपाल नारायण त्रिपाठी जी का, फिर आपको उस पर बात करेंगे। हमने विंध्य के पुनर्निर्माण की मांग कोई पहली बार नहीं, 2004 से लगातार उठाए हैं और अलग अलग दल के सभी लोगों की जानकारी में है। 2004 में समाजवादी पार्टी से एमएलए था, तब विंध्य के पुनर्निर्माण की बात उठाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते, इसको बंद कर दो, बंद कर दिए। 2009 में कांग्रेस में आए तब फिर से चालू किए और लगातार हर साल जब जहां मौका आया तो विंध्य के पुनर्निर्माण की बात रखी। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब हमें लेके आए तो हमें लगा कि जिनके द्वारा 3 राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अब हमारा विंध्य का पुनर्निर्माण आसान हो जाएगा, परंतु उसमें भी बात रखने पर हमें बागी और बगावत वाला बना दिया गया। अनुराग, ये बताइए, ये क्या है नई पार्टी, किसका वोट खाएगी? थोड़ा भी खाती है तो, क्योंकि हम रोज चर्चा करते हैं कि एक और पार्टी आ गई है, अब बहुत नैरो मार्जिन है, 3% की मार्जिन करीब 44 सीटों पे है, तो ये कौन सा है?
देखिए, ये नारायण त्रिपाठी हैं और ये चुनाव में बड़ी मज़ेदार शख्सियत हैं, क्योंकि ये निर्दलीय चुनाव लड़े जीते, समाजवादी पार्टी से लड़े जीते, कांग्रेस से लड़े जीते, बीजेपी से लड़े जीते। चुनाव से ठीक पहले इन्होंने विंध्य जनता पार्टी का गठन किया था, लेकिन पूरी कोशिश ये कर रहे थे कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए। कांग्रेस ने, आला कमान ने हरी झंडी भी दे दी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर इनका विरोध हुआ और इनको टिकट नहीं मिल पाया। तो इनके साथ वही स्थिति हो गई, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। अब ये वापस से अपनी विंध्य जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब मैहर को ज़िला बनाने का ऐलान हुआ था, तो इन्होंने बड़ा मज़ेदार पोस्टर राजधानी भोपाल में पीसीसी से थोड़ी सी दूर पे लगाया था, जिसमें उन्होंने एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगाई, दूसरी तरफ कमलनाथ की तस्वीर लगाई और दोनों नेताओं को उन्होंने शुक्रिया कहा कि उन्होंने मैहर को ज़िला बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि एक ही कश्ती पर सवार होना चाहिए, ये दोनों कश्तियों पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे। तो बीजेपी तो इन्होंने त्याग दी, ये सोचा कि शायद कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा, लेकिन इनको कांग्रेस से भी टिकट नहीं मिला। तो अब वापस से जो विंध्य जनता पार्टी की बात शुरू करके ख़त्म कर दी थी, वापस से उसकी बात इन्होंने शुरू कर दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये 40 सीटों पर लड़ते हैं और जहाँ पर बहुत मार्जिन कम होता है, तो ये ज़रूर बीजेपी को डेंट पहुँचा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन मैहर जो इनकी अपनी सीट है, यहाँ बहुत ताकतवर माने जाते हैं और यहाँ पर इनको हिलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चुनाव संभावनाओं का खेल है बाबा। चलिए ठीक है अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारे मुद्दे पर आपके ज्ञान से मैं भी जो है थोड़ा मुझे भी ज्ञान मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा चल रही है और चुनावी चर्चा में वक्त है, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं चित्रकूट दौरे पे पहुंचे। उन्होंने रघुवीर मंदिर में भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी जन समारोह में भाग लिया और एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस बाबत राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मुझे भी आमंत्रित किया गया है, जिससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। चुनावी चर्चा में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ में आज पहुंचे प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराने के लिए। यहां पर उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के ईडी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अभी मैं जा रहा हूं, सूरजपुर जाऊंगा और फिर दुर्ग जाऊंगा। दोनों जगह नामांकन है, सभाएं हैं। कल भी मेरी 2 सभा थी, कार्यकर्ताओं की बैठक थी, लोगों से मिलना। तो छत्तीसगढ़ से मेरा बड़ा ही भावनात्मक लगाव है। मैंने पहले भी कहा था, मैं यहाँ प्रभारी भी रहा हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, स्वभाव जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ। अच्छा लगता है अगर अब जा रहा हूँ प्रचार करने। हमें पूरा विश्वास है, हर दिन जो परिस्थिति बदल रही है, हम निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से बघेल साहब की रिएक्शन टिप्पणी है, अब सामान्यतः मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता कि जैसे कुत्ते घूमते हैं वैसे ईडी के लोग घूम रहे हैं। आज के अखबार में छपा है, ये कौन सी भाषा है? मालूम है ईडी से उनको परेशानी होती है, तो भ्रष्टाचार मत करिए ना, लूट मत करिए, तो परेशानी नहीं होगी। तो लूट भी करेंगे और कार्रवाई नहीं होगी, ये तो नहीं होता ना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने बगावती नेताओं पर कार्रवाई करने शुरू कर दी है। सबसे पहले अंतागढ़ से मौजूदा विधायक अनूप नाग को कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। दरअसल इस बार कांग्रेस ने अनूप नाग का टिकट काट दिया था, जिसके बाद अनूप नाग ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का फैसला लिया था। अब उन पर कार्रवाई की है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि जो कोई बागी इस ढंग से
चुनाव लड़ने की बात करेगा, उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। नीलेश, सबसे पहले बताइए आप, बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस ने अपने एक बागी विधायक पर कार्रवाई कर दी है, रविशंकर प्रसाद वहाँ पे हैं, नेताओं के दौरे लगातार चल रहे हैं, क्या है दोनों खेमों से खबर? देखिए, जो कांग्रेस के बागी विधायक पर कार्रवाई की बात है, तो ये पहले चरण के जो मतदान होने हैं उसमें चूंकि नाम वापसी की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब जो भी प्रत्याशी मैदान में है वो चुनाव लड़ेगा ही। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई रास्ता ये नहीं बचा था कि उनको साथ लिया जाए या उनको मना लिया जाए। ऐसे में एक मैसेज देना, जो बाकी दूसरे चरण की जो सीटें हैं, 70 सीटों पर मतदान होना, उसमें भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस से लोग बगावती मूड में हैं और नामांकन फॉर्म भी खरीद चुके हैं। तो उनको लेकर एक मैसेज सख्त देना कि हम अगर कोई बगावती तेवर अपनाता है, नहीं मानता है, पार्टी विरोधी काम करेगा, तो हम चुनाव के बीच में ही उस पर कार्रवाई कर देंगे। ऐसा नहीं कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो लोग चुनाव पार्टी विरोधी गतिविधियां करते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी उन पर एक्शन लेती है, लेकिन ये बीच में ही करके एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये अनूप नाग की एक बात हो गई। दूसरा, रविशंकर के बयान की हम बात करें तो कल ही भूपेश बघेल एक उसमें मीडिया चर्चा में उन्होंने कहा था कि ईडी जो है वो कुत्ते बिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में घूम रही है, जैसे गली में कुत्ते बिल्ली घूमते हैं उसी तरह छत्तीसगढ़ में जगह जगह ईडी घूम रही है। इसके अलावा आज की जो कार्रवाई राजस्थान में हुई है कांग्रेस प्रमुख डेटेसरा के यहाँ, उसको लेकर भी उन्होंने यही कहा था कि चुनाव है और ये एक तरह से भय पैदा करना चाह रहे हैं बीजेपी ईडी को लेकर, जो पहले ही भी आरोप लगाती रही है कांग्रेस। उसी पर रविशंकर प्रसाद की एक प्रक्रिया थी कि मुख्यमंत्री हैं, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए कुत्ते बिल्ली की। लेकिन मैं बता दूं बाबा आपको कि बीजेपी के भी नेता, चाहे दोनों दल के नेता हों, जब बात भाषा की होती है, जब कोई ऐसे बयान होते हैं तो उन लोग कई बार ऐसा होता है जब मर्यादा या बोलना चाहिए आचार मर्यादा जो होती है संहिता की, वो लांघ देते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि आप अगर हमारे बीजेपी कार्यकर्ता थूक देंगे तो कांग्रेस के लोग बह जाएंगे। एक बीजेपी के नेता थे, वो आए और उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से गोबर बेचकर बुद्धि खराब हो जाती है लोगों की, वैसी तरह से भूपेश बघेल की गोबर खाकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो इस तरह के बयान नेताओं के आते रहते हैं, लेकिन यह बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन इसमें दोनों ही दल कई बार उसको लांघ जाते हैं और फिर उस पर अपने तर्क भी देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, तब कोई नहीं बोला, अभी हम कह रहे हैं। लेकिन चुनावी पूरे मोड में पूरी तरह से दोनों ही पार्टियां आ चुकी हैं। नामांकन जो दूसरे चरण के होने हैं उसकी आखिरी तारीख 30 तारीख है, तो उसको लेकर जितने भी केंद्रीय नेता बीजेपी की ओर से आ रहे हैं, हालांकि अभी तक कांग्रेस जो है अपने स्थानीय नेताओं पर ही भरोसा जता रही है। मुख्यमंत्री और कुमारी शैलजा जो है वही जा रही है जगह जगह। जरूर नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नीलेश ने एक अच्छी बात कही है कि नेताओं को अपने बयानों पर संयम बरतना चाहिए। हमने बुलेटिन की शुरुआत नरोत्तम मिश्रा के एक बीजेपी महिला सांसद के बयान को लेकर के की थी और अंत भी मैं उसी से करना चाहता हूं कि चुनाव है, चुनाव में लोग बहुत बातें कहते हैं, आउट ऑफ कंटेस्ट भी कहते हैं, लेकिन अपने भाषा पे नियंत्रण जो है नेता को खुद को रखना चाहिए, क्योंकि इसका गलत असर पड़ता है समाज पे भी और बाकी बच्चों वगैरह पर भी। तो चुनावी चर्चा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।